हेलो दोस्तों। बहुत से लोगों की एक ख्वाहिश थी कि केजरीवाल जी की कुंडली का विश्लेषण किया जाए। चुनौती ये थी कि जो कुंडलियां अवेलेबल थीं उसमें से एग्जैक्ट कुंडली कौन सी है ये पकड़ पाना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। जैसे कि बात की जाए उनकी दशाओं को लेकर, तो जो दो कुंडलियां मौजूद थीं उनमें गुरु की दशा, शनि की दशा जब हम कैलकुलेट करने जा रहे थे तो हमें रिमाइंडर्स दोनों में सेम मिल रहे थे। जुपिटर की दशा में रिमाइंडर आ रहा है 3, शनि की दशा में रिमाइंडर आ रहा है 19। तो दोनों ही सिचुएशन में, यानी कि दो अलग अलग लग्न कुंडलियां मिल रही थी, वो दोनों में ही दशाओं से कुछ भी पकड़ पाना मुमकिन नहीं था। अब कुछ ऐसी चीजें जो कि बारीकियां हैं, उन बारीकियों के आधार पे हमें कुंडली को फिक्स करना था। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, दो अलग अलग लगन की कुंडलियां बनेंगी। दोनों में ग्रह की दशा का हिसाब किताब एक जैसा हो सकता है, लेकिन कुछ दूसरी भी छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि आपको समझा देंगी कि कौन सी कुंडली बेहतर काम करेगी। देखिए, ये वो कुंडली है जिसे आप एस्ट्रो सेज पे आसानी से हासिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे गुरु की कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको रिमाइंडर आएगा 3। जब तीसरा वाला रिमाइंडर आता है, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है वहां पे आपको दिख जाएगा नेम फेम मिलता है उस दशा में, ये श्योर है। ठीक है, पहली कंडीशन उससे फुलफिल हो रही थी। अब यहाँ पर जो इनकी ये कुंडली बनेगी, तो मैं पहले बता दूं, इनके जो सोचने का ढंग है वो हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंट होगा। केजरीवाल जी का जो सोचने का ढंग है ना, वो पूरी तरह से सूर्य पर निर्भर है, पूरी तरह से सूर्य पर निर्भर है, क्योंकि वो इंसान सिर्फ मी फर्स्ट के तौर पे आगे चल रहे हैं। जो कुछ है वो सत्ता है, सूर्य है। कहीं ना कहीं जो ये थॉट प्रोसेस है माइंड की, उसको पकड़ के चलना जरूरी है, क्योंकि हमें लगन के अंदर उस नक्षत्र को सेट करना है जो इंसान को एक सोचने का ढंग देगा। जब तक आप उस लगन के अंदर उस सोचने के ढंग को कैच नहीं कर लेते, तब तक आप कहीं पर भी फिक्स नहीं कर पाएंगे किसी कुंडली को। तो ये तो तय था कि उनका जो जन्म है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे नक्षत्र में है जिसपे सूर्य का प्रभाव है। सूर्य के प्रभाव जो आते हैं 1 नंबर के लगन में आते हैं, 2 नंबर के लगन के अंदर भी आते हैं। इसी तरीके से आपको 5 नंबर 6 नंबर में मिलेगा और 9 नंबर 10 नंबर में मिलेगा। तो जो ये इनका फिक्सेशन था, सबसे पहले हमने जुपिटर को फिक्स कर दिया कि जुपिटर के पीरियड में फेम मिलना है, इसीलिए या तो वृषभ लगन बनेगा या फिर सिंह लगन बनेगा। अब ये वृषभ लगन की कुंडली में कहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं इसको दिखा देते हैं। जो वृषभ लगन की कुंडली है, इसमें जो योग बन रहा है वो बुध के पीरियड में बन रहा है। अगर बुध के पीरियड में योग बन रहा है तो हम हमें अवयोगी ग्रह की तलाश करनी है, क्योंकि दशाओं में योगी सहयोगी ये जो है उस दिन पे मिली हुई चीजें हैं जिस पे काम होना था। तो इनका जो जन्म निकल के आ रहा है, ये वाला जो ड्यूरेशन है ये हमने लिया है 15 अगस्त को रात के समय का, और इसमें इनका जो अवयोगी है वो है मंगल। ठीक है, इसका मतलब है कि मंगल के पीरियड में यहाँ पे चुनौतियां देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन अगर इनकी दशाओं को देखा जाएगा तो वहां पे मिलेगा कि इस पीरियड में 85 से कहीं ना कहीं 92 के बीच में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशंस की तैयारियां की हैं और काफ़ी अच्छे वो पढ़े हैं वहाँ पर। तो ये फॉर्मेशन जो है एजुकेशन में उतना ज़्यादा ट्रबल नहीं दिखाता। ठीक है, दूसरी बात है, यहाँ पे हमारा जो सोचने का ढंग है सूर्य, वो मंगल के साथ है। ये दोनों सिचुएशन में अभी दूसरे लगन में भी यही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे सूर्य और मंगल जो है वो भाग्य को देख रहे हैं। इंसान ऐसे में ज़्यादा भाग्य की तरफ मुड़ जाता है, ये इस वजह से लगन मुमकिन नज़र नहीं आता। अब चलते हैं दूसरे लगन के ऊपर, वहां पे भी चीज़ों को थोड़ा सा पहले चेक करेंगे और उसके बाद आगे की कैलकुलेशंस को समझेंगे। तो एक चीज़ पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये लगन क्या मैच करता है या नहीं करता। इस लगन के अंदर हम आए, यहाँ पे हमें मिलता है उत्तरा फागुनी जो कि सूर्य का नक्षत्र है। और सबसे पहली बात, इस लगन के अंदर 3 शुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप से 3 शुभ ग्रह मौजूद हैं, और चंद्रमा जो है वो 10th हाउस में बैठे हुए हैं। यानी कि किसी भी लगन कुंडली के केंद्र में चारों के चारों शुभ ग्रह आ गए तो इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। ये 4 ग्रहों का जो योग बन रहा है केंद्र में, ये सबसे ज्यादा पावरफुल योग था किसी इंसान को ऊपर उठाने के लिए। दूसरी बात, चंद्रमा और गुरु का यहाँ पे जो ये गजकेसरी योग फॉर्म हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट योग है किसी को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये देखिएगा कि कैसे कुछ ग्रहों ने, कुछ क्या सिर्फ एक ग्रह को मानूंगा मैं, शनि ने कैसे इस पूरी जिंदगी को उठापटक करके रख दिया, इसी को समझना है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। अभी भी गुरु का जो रिमाइंडर है वो 3 आएगा, जो कि नेम फेम देने की क्षमता रखता है। इन चीजों पे आएंगे बाद में। सबसे पहले शनि को पढ़ लेते हैं कि शनि जो है वो मेष राशि में कैसा फल करते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि क्या
चीज़ें सही जा भी रही हैं कि हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं। तो देखिए, ये शनि जब कभी भी मेष राशि में होता है वो एक एनिमी साइन में होता है, और जब कभी भी ये श्रवली की तरफ से मेंशन्ड है, शनि जब भी एरीज में होंगे तो शनि एक ऐसी राशि को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मिजरेबल होती है। क्यों? अपनी ही वाइसेस और हार्ड लेबर के लिए, यानी कि कड़ी मेहनत भी ये बहुत कराएगा यहाँ पर, एक चीज़। और दूसरा है, अपनी ही चतुराई से इंसान अपने लिए मुसीबतें खड़ी करने लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसे इंसान कई बार अपने ही लोगों को हेट करने लगते हैं, दूसरों पे ब्लेम्स देने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका जो एक टेम्परमेंट होता है चीज़ों को लेकर वो खराब होता जाता है, और धीरे धीरे ये अपना जो जेलसी है उसको दिखाने लगते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंसान किसी चीज़ को पाने की तमन्ना रख रहा है, लेकिन कर्म प्रधान ग्रह है शनि, और कर्म प्रधान ग्रह शनि जब नीच राशिस्थ होते हैं तो बहुत ज़्यादा कर्म के अंदर चुनौतियाँ आने लगती हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आप ये बोलेंगे कि अगर वो ग्रह इतना ही नीच था तो इंसान हार्ड वर्किंग हुए बिना आईआईटी पास तो नहीं कर सकता। देखिए, शनि की प्लेसमेंट 9th हाउस पर है, वो पूरी मेहनत करवा देंगे किस चीज़ के लिए? हायर लेवल ऑफ लर्निंग्स के लिए, क्योंकि 9th हाउस हायर लर्निंग को दर्शाता है। लेकिन जब बात कर्म की होगी तब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बात पढ़ाई की होगी, ज्ञान की होगी, वो गुरु का डोमेन है, समझिएगा। जबकि जब बात प्रोफेशन की होगी, कर्म की होगी, तब शनि का डोमेन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग कि शनि अगर डेबिलेट हो जाए ऐसी कंडीशन में, तभी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी जब या तो नीच भंग हो जाए, यानी कि मंगल जो है वो केंद्र में आ जाए, या फिर राशि परिवर्तन हो जाए आपके शनि और मंगल के बीच में, तब जाके आपको कुछ राहत मिलेगी। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ राशि परिवर्तन बात की है तो शनि और मंगल का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि कोई दूसरा ग्रह आके परिवर्तन कर दे और मंगल को और लाके बिठा दे शनि के ऊपर, वो तो बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे भी आप देख लो, ऐसा इंसान जो है वो मी फर्स्ट की एथनिसिटी के साथ चीज़ों को लेके चलने वाले होते हैं, और इन लोगों को ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। सिचुएशंस ऐसी रहती है कि यहाँ पे इंसान अपने आप को इसलिए फंसवा देता है क्योंकि वो दूसरों को ब्लेम करने लगता है अपनी कमियों के लिए। मैं किसी चीज़ के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उसके फल नहीं मिल रहे, तो वो इंसान क्या करता है? वो इंसान किसी दूसरे को ब्लेम करने लगता है किसी न किसी तरीके से कि अगर हमारी ये चीज़ खराब हुई है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं है, कोई और है। अब समझिए मेन मुद्दा क्या है। ये पूरी चीज़ में आप शनि और मंगल के रोल को समझिएगा। किसी भी कुंडली के अंदर ग्रहों के रोल को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने भी लोग ये कहते हैं कि उनके कर्म के पीछे जिम्मेदार कोई और है, जैसे आप डाल देते हैं भगवान के ऊपर कि वो जिम्मेदार है, मैंने कर्म किया मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो वो भगवान जिम्मेदार है, उसने मुझे नहीं दिया। जब कभी भी हम अपने तरफ से अपने कर्मों की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में बैठे हुए हैं जहां पर कि वो आपको चुनौती दे रहे हैं। पहली कंडीशन, क्योंकि ये ना सिर्फ मेष में तो वो बहुत ज़्यादा नीच हो जाते हैं इसलिए ब्लेम गेम आसान हो जाता है। बाकी और भी राशियों में, जैसे कि आपको सूर्य की राशि सिंह मिले, उसमें शनि बैठे हुए मिले, वहाँ पे भी चुनौतियाँ आएंगी। इसी तरीके से 8 नंबर वृश्चिक राशि में बैठे हों तो भी चुनौतियाँ आएंगी। जो भी राशियाँ जिनमें शनि की उस ग्रह स्वामी से, उस राशि के स्वामी से मित्रता नहीं है, वहाँ चुनौतियाँ आती हैं। इसलिए पहली कंडीशन यही होता है, आपको कुंडली के अंदर शनि की स्थिति समझनी है। शनि अपने मित्र ग्रहों की राशियों में मौजूद होगा तो कम से कम पॉजिटिव होगा, फिर देखना पड़ता है वो पीड़ित ना हो। दूसरी चीज, शनि एक्चुअल में है क्या? शनि है एक वेल डिसिप्लिन्ड प्लैनेट। वेल डिसिप्लिन्ड का मतलब आपसे वो 2.5 साल तक एक जगह बैठ के आपकी सारी बारीकियों को ऑब्जर्व करते हैं। इस वजह से हमारी जो छोटी छोटी सी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर उनका बहुत बड़ा आधिपत्य है। बीमारियां भी इंसान को धीरे धीरे होती हैं तो बहुत लंबी होती हैं, इसीलिए शनि को रोग का भी कारक माना जाता है। और कर्म भी हमारे जब धीरे धीरे होते हैं, 12 साल जब हम स्कूल में धीरे धीरे पढ़ते हैं उसके बाद हम किसी तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर्स और सीए ये सब करते हैं। तो जो भी स्लो ग्रोथ होती है जिससे कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ हो, एक बार धीरे धीरे घर बनता है और आप साल भर में घर बनाते हो, इस तरीके से काम करते हैं शनि। जब कभी भी किसी कुंडली में शनि कमजोर पड़े, शत्रु स्थिति में आ जाए, तो फिर इंसान का लॉन्ग टर्म को जो प्लान करने की कैपेसिटी होगी एग्जीक्यूशन के लिए, वो खत्म हो जाएगी। शनि एग्जीक्यूटर नहीं है, ध्यान रखना। शनि के पास लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करने की कैपेसिटी है और लेबर वर्क करने की कैपेसिटी। एग्जीक्यूशन जो है वो मंगल का काम होता है। किसी भी पर्टिकुलर चार्ट के अंदर किसी भी चीज को एग्जीक्यूट कौन कराता है? वो मंगल कराता है।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब कभी भी शनि के उपाय होते हैं तो उपाय बेसिकली शनि के नहीं होते, वो मंगल के किए जाते हैं, क्योंकि शनि कोल्ड प्लैनेट है, उसको एनर्जाइज करने के लिए आपसे मंगल के ही उपाय कराए जाते हैं। तो अब आ जाते हैं इस कुंडली के ऊपर और देखते हैं कि क्या ये कुंडली ठीक है और कैसे ठीक है। सबसे पहले देखिए, इस कुंडली में गुरु और बुध दोनों के दोनों लगन में बैठे हैं, जहां पे उनको दिशा बल प्राप्त होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, एक चीज। दूसरी चीज, जो इनका नक्षत्र है वो सूर्य का है, तो सूर्य जो है वो 12वें भाव में बैठे हैं। सूर्य वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदेश नहीं गए तो भी इंसान मानसिक तौर पे अपने अंदर ही फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा, परेशान होता रहेगा, वो आपको उनकी बातों से नजर आता ही होगा, कोई कहने की बड़ी बात नहीं है। सोचने के ढंग में सूर्य आएगा कि वो खुद को ही अपना आगे रखना चाहेंगे, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे थंबनेल मिलना चाहिए, मुझे लाइक्स मिलने चाहिए, ये वाली चीजें जो है ये सूर्य की प्रवृत्ति होती है। अब सूर्य मंगल को लेके बैठे हैं, मंगल इस कुंडली में 9th हाउस के भी लॉर्ड है और साथ ही साथ 4th हाउस के लॉर्ड है। तो जिन लोगों को लगता है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, मैं पहले बता दूं, मंगल नीच राशिस्थ हैं, 12वें भाव में जाके नीच राशिस्थ हैं, और वहां के स्वामी केंद्र में बैठे हैं उच्च के होके, इसीलिए मंगल जो है उसका कहीं ना कहीं नीच भंग माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, बात को अच्छे से समझना, जब तक नीच नहीं है तब तक नीच भंग नहीं होता, इसीलिए पहले मंगल नीच है, फिर नीचता का भंग है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन में इंसान का पढ़ने में बहुत मन लगेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स, ऐसी चीज़ों का संबंध नेचुरली बनेगा, क्योंकि फॉर्मेशन जो है शनि और मंगल के तहत हो रहा है। 4th हाउस लॉर्ड जो होता है वो एजुकेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 4th हाउस लॉर्ड अपने नीच भंग को प्राप्त कर रहा है, और सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि जो है वो छठे भाव के ऊपर है, कंपटीशन के ऊपर है। ऐसा इंसान आईआईटी निकाल सकता है, सोचने के ढंग में भी सूर्य और साथ ही साथ मंगल, लॉजिकल प्लैनेट, दोनों के दोनों छठे भाव को देख रहे हैं। इसलिए उस जमाने में, आज के जमाने में नहीं कि इतने सारी आईआईटीज है, लिमिटेड नंबर ऑफ आईआईटीज, लिमिटेड नंबर ऑफ कोचिंग्स के बावजूद अगर इंसान ने उसे निकाला होगा तो उसके पीछे ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा होगा। दूसरी तरफ पे आप देख लीजिए, एजुकेशन की बात होगी तो बात होगी आपके गुरु और बुध के बीच में। तो गुरु जो है वो कहीं ना कहीं दिशा बली है, बुध भी दिशा बली है, बुध के पास लाभ भाव भी है और कहीं ना कहीं साथ साथ सेकंड हाउस भी है। ये फॉर्मेशंस के हिसाब से बुध ज्यादा बलवान है। गुरु जो है वो 5th हाउस लॉर्ड है और 8th हाउस के लॉर्ड है। इसमें गुरु जो है उनकी स्ट्रेंथ तो है, लेकिन एजुकेशन में क्या होगा, मरकरी थोड़ा सा डोमिनेंट रोल निभाने लग जाएगा, क्योंकि गुरु शुक्र से भी प्रभावित है। ठीक है, तो फ्री कौन बैठा है, बुध बैठा है, इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइड में जाने का जो बेस है उसको समझना जरूरी भी है। चंद्रमा से पंचम के स्वामी बुध हो रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं लाभ भाव के स्वामी भी बुध हो रहे हैं। गुरु शुक्र आपस में मित्र नहीं है, यहाँ पे गुरु थोड़े से लूज पड़ जाएंगे, बुध को यहाँ पे पावर अटेन होगी, तो इंजीनियरिंग उनकी पूरी हुई। अब दशाओं के अंदर चलते हैं और चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको योगी अवयोगी भी दिखा दूं, जिसके आधार पे हमने इस कुंडली को ही सेलेक्ट किया कि उनकी दशाएं किस तरह से काम करती नजर आ रही हैं। तो देखिए, अवयोगी है राहु, सहयोगी है गुरु और योगी है केतु। अब आ जाइए दशाओं के ऊपर। जब इनकी शुरुआत चली तो चंद्रमा की दशा रही, एजुकेशन चली गई, यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हैं और कहीं ना कहीं नीच भंग किए हुए हैं, तो एजुकेशन में सपोर्ट रहेगा। इंसान जो रहेंगे शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन से साथ एजुकेशन कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वो यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। अब मंगल की दशा 83 से 90 के आसपास है, जो उनके कॉम्पिटिशन से निकालने और ये सारी चीज़ों में सपोर्ट करती थी, तो ये बिल्कुल उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि भाग्य के भी स्वामी है और यहाँ पे दृष्टि दिए हुए हैं। इसके बाद राहु की दशा चली है 1990 से 2008 तक। राहु जो था वो अवयोगी ग्रह था, ठीक है, आईआरएस और दूसरी कई सारी जॉब्स, उसके बाद भी उसे छोड़ देना, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना, इधर उधर की चीज़ें करना, जो एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, 8वें घर के राहु ने उस स्टेबिलिटी को नहीं आने दिया। लाभ भाव में राहु लाभ बनाने लग जाता है, यहाँ पे राहु अवयोगी है, अवयोगी होने के कारण उसने अपना पूरा रोल निभाया और कहीं ना कहीं एक तरह से इंसान को स्थिर नहीं होने दिया। अब दूसरी बात, राहु कुंडली में जहां भी बैठा हो वहां पे आपकी सबसे ज्यादा डिजायर होती है। 8वां घर जो है वो गिना जाता है, माना जाता है कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिक्स के लिए, तो राहु जो है वो 8वें घर में बैठा है और राहु पॉलिटिक्स का ही प्लेनेट भी माना जाता है। धोखाधड़ी जितनी करानी हो वो राहु से कराई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राहु है उसने पॉलिटिक्स में जाने के लिए एक डिजायर पैदा करी। अब राहु की दशा खत्म हो चली थी 2008 के बाद, जैसे ही गुरु की दशा आई है, गुरु की दशा में क्या हुआ, गुरु 8वें के स्वामी है और राहु के डिस्पोजिटर भी है। ये होता है पद प्राप्ति के लिए एक पर्टिकुलर हाउस। ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए हैं, दशा चल चुकी थी 2008 से, मौका मिल चुका था, अन्ना हजारे के रूप में एक गुरु मिल चुके थे, राहु ने अपना खेल लगाया,
उनको आगे किया, चीजें शुरू होती चली गई। अब देखिए, गुरु की महादशा, गुरु दिशा बली है, दिशा बली ग्रह जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के कारण अपनी दिशा में लेके जाता है। तो ये 5th हाउस पद प्राप्ति की तरफ लेके जाने में सक्षम, अष्टम राजनीति में ले जाने में सक्षम, राहु साथ में बैठा है तो अगेन राजनीति की तरफ। इनका योग किसके साथ है? देखिए, 10th हाउस लॉर्ड वीनस, 3rd हाउस लॉर्ड वीनस, पराक्रम और कहीं ना कहीं स्टेटस के स्वामी के साथ और लाभ भाव के स्वामी के साथ, बातचीत करने वाले एक स्वामी के साथ, ये कॉम्बिनेशन एक साथ चल रहा था। अब इसके अंदर 2010 से 2012 का समय देख लीजिए, वो पीरियड जहां पे उन्होंने सबको ब्लेम किया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि शनि जब उस राशि में बैठेगा तो इंसान दूसरों में कमियां निकालने लग जाएगा, ब्लेम करने लग जाएगा हर चीज को लेकर, ये सबूत वो सबूत, सारे पिटारे सब कुछ। ये जो ब्लेम हो रहा है ये इंसान खुद नहीं कर रहा, जब उसकी शनि की दशा चल रही है तो वो शनि के प्रभाव में ऐसा किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि का नीच भंग नहीं है। शनि जिस राशि में बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं, वक्रत्व होने से उसका फल और ज्यादा बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो ये डूबेगी, ये पीछे की तरफ आ रहे हैं, भाग्य में बैठ के भाग्य को ही खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, जहां वो बैठे हैं उसका खुद का स्वामी पहले तो नीच हुआ पड़ा है। चंद्रमा ने नीच भंग किया वो अलग मुद्दा है, पहले वो खुद नीच हुआ पड़ा है। अगर कोई ग्रह एक राशि में बैठा हो और वो खुद भी नीच हो, उसके बाद उसका स्वामी जिस राशि में बैठे वो नीच हो जाए, तब तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। तो कहीं ना कहीं इस शनि की स्थिति भी इस मामले में काफी दयनीय है। यहाँ पे इन्होंने इस फेज में कई सारे लोगों के ऊपर आरोप लगा दिए, बाद में हुआ क्या कि खुद माफी मांगनी पड़ी कि सारे जो आरोप गए वो बेबुनियाद। तो शनि का यहाँ पे ये जो रोल है ये काफी ज्यादा नेगेटिव रोल बन गया। इसके बाद आप देखेंगे कि इनको केतु की दशा आई तो जो गुरु था वो सहयोगी था, केतु जो था योगी था। 2015 से इन्हें सत्ता हासिल हो गई दिल्ली की, ठीक है। योगी और सहयोगी ग्रहों ने अपने काम को निभाया, पूरी शिद्दत से निभाया। लेकिन अब स्थिति क्या है वो देख लीजिए। अब स्थिति 2021 के सितंबर के बाद से फिर राहु की आ चुकी है, ठीक है। तो जब यह स्थिति बनी है सितंबर के आसपास से, यहाँ पे फिर से अवयोगी ग्रह एक्टिवेट हो गया है। जिस पीरियड में भारत अपनी कोविड की वेव को झेल रहा था, अगर उस पीरियड के आसपास भी आप थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे तो हम 2021 में एंटर हो चुके थे। आप देखेंगे गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा थी। मंगल जो था वो 12th हाउस में बैठा था, वो खुद नीच था और यहाँ पे चंद्रमा उसकी नीचता को भंग कर रहा था। हमेशा रियल लाइफ से कुंडलियों को पकड़ के चलिए। प्लाज्मा थेरेपी की बात कही गई थी, इतने सारे हॉस्पिटलों के अंदर बेड लगाने की बात कही गई थी। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो प्लानिंग को करने की कोशिश तो कर रहा था, एग्जीक्यूशन का जो ग्रह चल रहा है, मंगल जो एग्जीक्यूट कराता है वो एग्जीक्यूट कराने में विफल है अगर वो नीच राशिस्थ है तो, ठीक है। उसके बावजूद भी उसकी नीचता को भंग कैसे मिलता है? उसकी नीचता को भंग मिल रहा है क्योंकि चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? जनता है। और बैठा कहाँ है चंद्रमा? शुक्र की राशि में, शुक्र को सपोर्ट में लेकर। तो शुक्र क्या है? शोबाजी है, मीडिया का सपोर्ट है, चीजें आ रही हैं, ये सब कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपने चीजों को मैनेज तो कर दिया। चंद्रमा आपके लिए एक जो योग को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है उसको तो उसने अपनी ओर से पूरा किया, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है ना वहां पे फेल्योर्स आपके सामने थे। ये जो पीरियड था इसने कहीं ना कहीं एक तरफ छवि को डिस्टर्ब किया था। अगर आप ध्यान से देखिए तो वहां पे हाई कोर्ट की बहुत कठोर टिप्पणियां थी। सूर्य सरकार को या इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, 12वां घर जो है कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस पर्टिकुलर फेज में जो टिप्पणियां थी कोर्ट की वो इनके अगेंस्ट गई थी। सूर्य जो कि 1st हाउस लॉर्ड है उसको भी मंगल लेके बैठा है, इमेज को वहां पे एक डेंट लगा था। अब जब हम देख रहे हैं गुरु राहु में आए हैं तो राहु जो है 8वें में बैठे हैं, सारी चीजें जो हिडन है वो सब हिडन चीजें राहु के अंदर धीरे धीरे करके बाहर निकलनी शुरू हो रही हैं, क्योंकि राहु अवयोगी है। ये स्थिति के साथ ज्यादा से ज्यादा कहीं आप बढ़ पाओगे तो वो बढ़ पाओगे 2023 के दिसंबर तक। जैसे ही इसके अंदर फिर से मंगल का फॉर्मेशन आ जाता है तो ऐसे स्थिति में चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है इसमें मंगल नीच राशिस्थ हुए पड़े हैं, ठीक है। और अभी हमने उसका छोटा सा प्रभाव देखा था, लेकिन राहु और मंगल जो है वो पूरी तरह से शत्रु बने बैठे हैं। इसीलिए ये जो गुरु की दशा है इनकी, ये जाते जाते तक इतना डैमेज कर चुकी होगी कि जो शनि की दशा है वो रहस्यम वाली दशा इंसान को किसी अंधेरे में ही छोड़ देगी। ये सिचुएशन इनकी दशाओं से देखने को मिलती है। और जो चीज हमने शनि के बारे में पढ़ा, जब वो महादशा आएगी तो फिर आप खुद देखेंगे कि फिर इंसान हर चीज के लिए कहीं ना कहीं दूसरों को ब्लेम करते हुए नजर आएंगे। इसमें हम सीधे सीधे मानते हैं कि किसी इंसान की कोई गलती नहीं। जैसे जैसे जो उनके प्लैनेट्स बैठे हैं वैसे वैसे उनके सोचने का ढंग है, और जैसे जैसे उनका सोचने का ढंग होता जाएगा दशाओं के हिसाब से आपको रिजल्ट्स भी वैसे वैसे मिलते जाएंगे।
अब इसके अंदर दो फॉर्मेशंस को समझना जरूरी है। 2023 के बाद से शनि का जो गोचर होगा वो होगा इनके कहीं ना कहीं 7th हाउस में। 7th हाउस में जब शनि का गोचर होगा तो शनि वहां पर तो बलवान है, ठीक है। तो 2023 के जनवरी से 2025 तक के समय में, 2023 से 2025 तक के समय में ये जो शनि है ये बलवान होकर आपके 7th हाउस में बैठेंगे और दृष्टि दे रहे होंगे आपकी किस्मत को, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि नीच राशिस्थ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जन्म कुंडली में शनि नीच राशिस्थ है, ऐसे स्थिति में वो गोचर में सिर्फ 50% आपको सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि वो अपनी पॉजिटिव राशि में बैठे होंगे। लेकिन जब उनकी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही होगी तो फिर 2023 के जनवरी के बाद से उनके लिए चुनौतियां और बढ़ती जाएंगी, भाग्य से, सरकार से भी और कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा भी, क्योंकि हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो 2024 तक राहु का पीरियड देख रहे हैं, ठीक है। तो बीच में जो ये फेजेस आने वाले हैं जनवरी के बाद से, इसमें आपको कुछ समय के लिए राहत दिख सकती है जब ये केतु मिल जाए, लेकिन जब सूर्य का फेज आएगा 2023 में अगस्त के बाद से, वहां से बहुत ही ड्रास्टिक डाउनफॉल की पूरी संभावना बनने लग जाएंगी, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों ही कहीं ना कहीं जो योग बना रहे हैं वो 12वें घर से बना रहे हैं। 12वां घर, 8वां घर, ये पूरी तरीके से इंसान को एकांतवास में, जेल में, कोठरियों में ले जाने में सक्षम है, या फिर इंसान कहीं पागल खाने में चला जाता है, मतलब वो खो सा जाता है। 12वें घर की एनर्जी जो होती है, मैंने हमेशा बताया, ये हॉस्पिटल, जेल, मेंटल हॉस्पिटल या विदेशों को दर्शाती है। या तो विदेश भाग जाने वाली स्थिति बनेगी या फिर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव की स्थितियों में इंसान फंस जाते हैं ऐसे सिचुएशनों में। धन्यवाद।